क्या आप जानते हैं कि जब कोई क्रिमिनल अपराध करता है तो वकील केस को अदालत में ले जाते हैं, जज के सामने रखते हैं, सुनवाई होती है, फैसला आता है, जज ने जो बोल दिया वही होता है। क्या हो अगर ऐसे ही केस लड़ने वाले वकील और फैसला सुनाने वाले जज के घर में कोई संगीन क्राइम हो जाए। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब एक जज के घर में उनके ही शौक की बरामदगी होती है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिभा गौतम केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से होती है। यहीं पर सर्किट हाउस कॉलोनी में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहा करती थी, प्रतिभा गौतम। इन्हें यहाँ पर आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, कुछ ही महीने हुए होंगे। इनकी शादी हो चुकी थी। इनके पति का नाम था मनु अभिषेक राजन। ये दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते थे। पत्नी कानपुर देहात में एक सिविल जज थी और पति दिल्ली में वकील। 2016 का साल चल रहा था। 9 अक्टूबर की सुबह सुबह ही मनु अभिषेक अपनी पत्नी से मिलने के लिए कानपुर सर्किट हाउस कॉलोनी के सरकारी आवास आए, जहां इनकी पत्नी रहती थी। अभिषेक अपनी कार से बाय रोड कानपुर से दिल्ली आए थे। ये पिछली रात यानी 8 अक्टूबर को दिल्ली से चले होंगे, तभी 9 अक्टूबर की सुबह सुबह ही कानपुर पहुंचे। जब ये रास्ते में आ रहे थे तो सोचा कि इन्हें अपनी पत्नी प्रतिभा को कॉल करना चाहिए, उसको बता देना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। कहीं आने जाने से पहले बताना जरूरी होता है। अभिषेक ने प्रतिभा को कॉल किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इन्होंने कई बार कॉल किया, लेकिन पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। सर्किट हाउस कॉलोनी में आने के बाद अभिषेक अपनी पत्नी के फ्लैट पर जाते हैं। इन्होंने घर का डोरबेल बजाया, पत्नी दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर अभिषेक कई बार बेल बजाते हैं, दरवाज़ा नहीं खुला। इसके बाद इन्होंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू किया। अभी भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। घर पर एक मेड भी काम करती थी, उसने भी दरवाज़ा नहीं खोला। पति को घबराहट हुई क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगर प्रतिभा घर से कहीं बाहर गई होती तो दरवाज़ा बाहर से बंद होता, ना कि अंदर से। इसके बाद अभिषेक ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। जोर जोर से इन्होंने पैरों से वार किया। 3-4 प्रहार में ही दरवाजे की कुंडी टूट जाती है। इसके बाद अभिषेक परेशान हालत में घर के अंदर गए। इन्होंने देखा कि इनकी पत्नी प्रतिभा पंखे से झूल रही है। उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई हैं। ये देखकर अभिषेक डर जाते हैं। इन्होंने शव को नीचे उतार दिया। कहीं कहीं बताया गया है कि जैसे ही इन्होंने शव को देखा तो ये दुख से उसको छूने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उसे छुआ ये नीचे गिर गई। इसके बाद अभिषेक 9 बजे के करीब भागकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। ये गए सर्किट हाउस से करीब 2-3 किलोमीटर दूर कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन। यहाँ इन्होंने सूचना दी कि इनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस को जब पता चला कि ये आदमी इलाके के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है तो तुरंत पुलिस की फील्ड यूनिट टीम मौका है वारदात पर पहुंचती है। यहाँ पर शव जमीन पर लेटा हुआ था। अभिषेक ने बोला कि जब इसने अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखा तो इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने घबराहट में ही शव को नीचे उतार दिया। धीरे धीरे यहाँ पर एसएसपी और डीआईजी जैसे पुलिस ऑफिसर्स भी आने लगे। अभी 8 से 9 महीने पहले ही मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम की शादी हुई थी। इनकी लव मैरिज हुई। समय में थोड़ा पीछे चलें और इन दोनों के बैकग्राउंड को देखें तो प्रतिभा गौतम उत्तर प्रदेश के उरई नामक इलाके की रहने वाली थी। बचपन से ही ये काफ़ी होनहार और तेज तर्रार लड़की थी। इनके पिता एक बैंक में जॉब करते थे। ये मिडिल क्लास फैमिली थी। प्रतिभा को पढ़ाई का बहुत शौक था। ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। इन्हें एक वकील बनना था, इसलिए अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद ये लखनऊ चली गईं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की पढ़ाई कंप्लीट की, लॉ की डिग्री हासिल किया। इसी पढ़ाई के दौरान इनका ध्यान वकालत से हटकर जज की ओर आ गया। अब इनका मन जज बनने का था। लखनऊ से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद प्रतिभा दिल्ली आती हैं। यहाँ पर इन्होंने LLM की पढ़ाई की। ये LLB से एडवांस कोर्स होता है। ये कोर्स सिविल या जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स करते हैं। LLM का कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रतिभा जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देती हैं। इन्हीं दिनों एक लड़का भी इसी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर आया। इसका नाम था मनु अभिषेक राजन। ये एक बड़े घराने से बिलोंग करता था। इनके पिता सुरेश चंद्र राजन एक जज थे जो रिटायर हो चुके थे। ये CBI और NGT समेत कई जगहों पर जज रह चुके थे। पिता के जज होने के अलावा मनु अभिषेक की बहन दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में एक वकील थीं। यही बहनोई भी इसी कोर्ट में एक जज थे। ऐसे ही अभिषेक के करीब 7 रिश्तेदार जुडिशियल सर्विसेज में थे। कोई वकील था तो कोई जज। अभिषेक खुद भी जज बनने की तैयारी कर रहा था। इसी तरह 2012-13 के दरमियान मनु अभिषेक और प्रतिभा गौतम मिलते हैं। कोचिंग में आने जाने के दौरान दोनों की छोटी छोटी मुलाकातें होनी शुरू हो गईं। इनमें दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है। समय के साथ प्यार इतना बढ़ा कि बात शादी तक आ गई। वैसे दोनों के घर वालों को कोई भी आइडिया नहीं था कि इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और। अभिषेक के घर वाले तो दिल्ली के करोल बाग में रहते थे और प्रतिभा के उत्तर प्रदेश के उरई में। साल 2013 में PCSJ का एग्ज़ाम होता है। अभिषेक और प्रतिभा दोनों ही एग्ज़ाम देते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद दोनों के लिए अपने सपने पूरे करने का दरवाज़ा खुल जाता। ये जज बन जाते हैं। प्रतिभा इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेती है, इसका सिलेक्शन हो जाता है, पर अभिषेक का कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद प्रतिभा को जज की ट्रेनिंग करनी थी।
ये ट्रेनिंग में लग जाती है। अभिषेक का सपना अधूरा रह गया, ये जज नहीं बन पाया। अब ये केवल वकालत ही कर सकता था। अभी भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, साथ रहने की कस्में खा रहे थे। एक दिन प्रतिभा अपने घर वालों को बताती है कि इसे एक लड़के से प्रेम हो चुका है, आगे शादी इसी लड़के से ही करेगी। उधर अभिषेक के परिजनों को भी ये बात पता चली। दोनों के घर वाले ही इस शादी का विरोध कर रहे थे, इसके खिलाफ थे। प्रतिभा के घर वालों का मन था कि इनकी बेटी किसी बड़े अफसर से शादी करे, आईपीएस से करे, ना कि किसी छोटे मोटे वकील से। कास्ट को लेकर भी प्रॉब्लम थी। प्रतिभा के घर वाले शादी से साफ साफ मना कर देते हैं, पर यहाँ तो प्रतिभा के दिलो दिमाग में अभिषेक ही छाया हुआ था। ये इसी लड़के से ही शादी करना चाहती थी। अभिषेक भी इससे ही शादी करना चाहता था, पर इसके भी घर वाले राजी नहीं थे। इन सभी विरोधों के बावजूद दोनों का प्यार बरकरार रहता है। आगे प्रतिभा की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। फिर 2015 में इसकी पोस्टिंग कानपुर देहात में एडिशनल सिविल जज के तौर पर हो जाती है। ये अपनी सर्विस में लग गई, जज के तौर पर केसेस को देखने लगी, फैसला सुनाने लगी। वहाँ अभिषेक भी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करने लगा। दोनों में दूरी भले ही आ गई थी, पर ये दोनों एक दूसरे के करीब थे। कभी प्रतिभा अभिषेक से मिलने के लिए दिल्ली जाती तो कभी अभिषेक कानपुर आता। आगे 29 जनवरी 2016 को मनु, अभिषेक और प्रतिभा गौतम बिना अपने घर वालों को बताए दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में चोरी छिपे शादी कर लेते हैं। लीगली भी इन्होंने शादी कर ली। चूंकि दोनों के घर वाले शादी को मान नहीं रहे थे, इसलिए इनके पास कोई भी चारा नहीं बचता है। शादी के बाद भी दोनों अपने अपने घर वालों को मनाते रहे। अभिषेक के तो मान भी रहे थे, लेकिन प्रतिभा के बिल्कुल भी नहीं। फिर 2 महीनों के बाद 23 अप्रैल को इन्होंने दिल्ली में सबको पार्टी देकर अनाउंस किया कि इनकी शादी हो चुकी है, ये एक बंधन में बंध चुके हैं। इस पार्टी में प्रतिभा के घर वाले नहीं आए, वो नाराज थे। इन्हें 2 महीनों के बाद पता चला कि इनकी बेटी ने शादी कर ली है। ये लोग अभी भी अभिषेक को अपना दामाद मानने को तैयार नहीं थे। अभिषेक के घर वाले तो प्रतिभा को बहू के तौर पर अपना लेते हैं, लेकिन प्रतिभा के घर वाले अभिषेक को दामाद के तौर पर नहीं अपनाते हैं। यही सब चीजें चल रही थीं। शादी के बाद अभिषेक और प्रतिभा कानपुर के सर्किट हाउस कॉलोनी में आ गए। यहीं पर प्रतिभा को सरकारी आवास मिला हुआ था। इसी कॉलोनी में आईपीएस, आईएफएस जैसे बड़े ऑफिसर्स भी रहते थे। जिले में जितने भी सरकारी लोग थे ज्यादातर यहीं इसी कॉलोनी में रहते थे। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद अभिषेक वापस दिल्ली चला गया अपनी जॉब करने के लिए, वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर आते जाते रहते थे। धीरे धीरे शादी को 8 से 9 महीने गुजर गए। 9 अक्टूबर की सुबह अभिषेक प्रतिभा से मिलने के लिए इसके सरकारी आवास पर आया। आगे वही हुआ जो शुरू में आपको बताया गया कि दरवाजा अंदर से बंद था। अभिषेक दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, प्रतिभा को पंखे से टंगा हुआ देखता है। इसने शॉ को नीचे उतारा और पुलिस के पास गया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। ये मामला एक जज का था, हाई प्रोफाइल था। वकील अभिषेक यहीं दुखी हालत में खड़े थे। जज प्रतिभा जमीन पर पड़ी हुई थी। इनके गले में दुपट्टे का फंदा लिपटा हुआ था। दोनों हाथों की नसें कटी हुई थीं। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। क्राइम सीन के हर एक डिटेल्स को ध्यान से देखा जाता है, समझा जाता है। जैसा कि अभिषेक ने एसएसपी को बताया कि जब ये यहाँ पर आया तो बॉडी पंखे से टंगी हुई थी। जैसे ही उसने उसे टच किया, बॉडी जमीन पर गिर गई। प्रतिभा ने खुशी की है। ये सब देखकर पुलिस ने सोचा कि आखिर कोई 2 तरह से खुद की जान क्यों लेगा, या तो ये नस काटे या पंखे से झूले। जब नस कटता है तो रक्त का बहाव होता है, इससे इंसान बेहोश होने लगता है। इस हालत में वो फांसी कैसे लेगा। इसके बाद फॉरेंसिक टीम गले से दुपट्टा हटाती है। गले पर 3 बार किसी धारदार चीज से वार हुए थे। देखने से लगा कि ये रेजर ब्लेड होगा। फंदे से गले पर ओ मार्क का शेप बना हुआ था। आमतौर पर जब भी कोई शख्स खुद को ऐसे फंदे पर लटकाता है या किसी क्रिमिनल को फांसी देते हैं तो उसके गले पर वी या यू शेप का मार्क बनता है, क्योंकि शरीर का पूरा भाग गले के आगे साइड पर आ जाता है, जहां पर फंदे का पूरी तरह से खिंचाव हो। निशान गले के पिछले साइड पर भी आता है, लेकिन उतना नहीं आता है। अगर किसी को जमीन पर ही फंदे से गला घोटें तो ओ शेप का मार्क बनेगा। हाँ, कुछ शातिर क्रिमिनल जमीन पर ही ऐसे कत्ल कर सकते हैं जैसे कि वो फांसी लगे। प्रतिभा के दोनों हाथों की नसें रेजर ब्लेड से कटी हुई थीं। इसके अलावा भी कई कट के निशान थे। एक हाथ पर 6 निशान थे और दूसरे पर 8, यानी टोटल कट्स 14 थे। यहाँ वारदात की खबर फैलने लगी। मीडिया के लोग भी आने लगे। पुलिस प्रतिभा के मायके में भी कॉल करती है। प्रतिभा के पिताजी ने फ़ोन उठाया। इनसे बताया गया कि आपकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई है। ये लोग भी बदहवास कानपुर देहात आते हैं। वैसे प्रतिभा के माताजी की हाल ही में किसी चीज़ की सर्जरी हुई थी। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। प्रतिभा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे कुछ लोगों ने पुलिस को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि इन लोगों ने एक जज के मृत शरीर को टेम्पो में हॉस्पिटल भेजा। कायदे से एक एम्बुलेंस बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। हॉस्पिटल में भी जज का मृत शरीर ऐसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। इन्हीं सब के चलते रात में बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ।
खैर यहाँ क्राइम सीन की बात करें तो फॉरेंसिक टीम उस पंखे को देखती है जिसे अभिषेक ने बताया कि प्रतिभा यहीं से लटकी हुई थी। पंखे पर रक्त के निशान पाए गए। लगा कि नस काटने की वजह से रक्त यहाँ पर आया होगा, पर ये निशान छींटों की तरह नहीं थे। आगे लगा कि रक्त में भीगे हुए हाथ से पंखे को छुआ गया होगा। जिस रॉड से पंखा लटक रहा था वो इतना मजबूत भी नहीं था कि प्रतिभा का वजन उठा ले। अगर कोई पंखे से लटकने की कोशिश करता है तो रॉड पर निशान पड़ता है, ये टेढ़ा भी हो सकता है। यहाँ के क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगा कि जरूर शव को इस पर लटकाने की कोशिश की गई होगी, ना कि प्रतिभा अपनी मर्जी से लटकी। घर में प्रवेश करने का एक ही रास्ता था जहाँ से मनु अभिषेक दरवाजा तोड़कर घर में आया। पुलिस ने अब दरवाजे पर गौर किया। इसकी कुंडी थोड़ी ढीली थी मगर टूटी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में अगर दरवाजा बंद करें तो ये मजबूती से बंद होगा। दरवाजा अगर टूटा होता तो दोबारा इसे बंद करने में दिक्कत होती, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। इससे पुलिस की नज़र अभिषेक पर आती है क्योंकि इसने ही बोला कि दरवाजा तोड़कर अंदर आया। अब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ करना शुरू कर दिया। एसएसपी इससे कुछ सवाल करते हैं। पहले पूछा कि आप जब यहाँ पर आए तो क्या देखा। अभिषेक ने बोला कि दरवाजा तोड़कर अंदर आया, पंखे से प्रतिभा झूल रही थी। पुलिस इससे आगे कुछ पूछ पाती ये शुरू हो गया कि ये दिल्ली से यहाँ पर आया था, बाई रोड आया, टोल प्लाजा की स्लिप देखिए, सीसीटीवी भी देख सकते हैं, कॉल डिटेल्स देखिए, मैंने यहाँ आने से पहले प्रतिभा को कई बार कॉल किया, लोकेशन भी देख सकते हैं। मतलब ये पता नहीं क्यों खुद की इतनी डिटेल्स दे रहा था जबकि पुलिस इससे कुछ भी पूछ नहीं रही थी। इससे पुलिस के मन में अभिषेक को लेकर कुछ शक पैदा होने लगता है। साथ में ये बार बार कहीं जाने की बात भी बोलता था कि मैं अभी आता हूँ, लेकिन पुलिस ने इसे कहीं जाने नहीं दिया। अभिषेक ने खुद शव को पंखे से उतारा था। ये तो वकील था, जानता था कि क्राइम सीन में क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ें केस को बदल सकती हैं। सवाल इस बात पर भी था कि अभिषेक पुलिस को कॉल कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा क्यों नहीं किया। क्यों ये खुद 2-3 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन गया। अभिषेक ने बोला कि ये बहुत घबरा रहा था, इसे कुछ सूझ नहीं रहा था। 2 बार इसने पुलिस के पास जाकर मदद मांगी लेकिन कोई भी नहीं आया। पर यहाँ क्राइम सीन पर मौजूद पुलिस ने बोला कि ये एक ही बार यहाँ पर आया था। वैसे इसी कॉलोनी में बड़े बड़े ऑफिसर्स का भी घर था, नीचे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी थे। दरवाजा जब नहीं खुला तो इसने इन लोगों से क्यों नहीं कुछ बोला। शव देखने के बाद जब अभिषेक घर से बाहर निकला पुलिस को बुलाने के लिए, तब भी इसने बाहर किसी गार्ड को नहीं बताया। ये भी शक पैदा करने वाली चीज थी। प्रतिभा के माता पिता भी मौके पर आते हैं। इन्होंने अभिषेक और इसके परिवार पर प्रतिभा की मृत्यु का इल्जाम लगाया। ये आदमी प्रतिभा को इसके माता पिता से बात नहीं करने देता था, वो दुखी रहती थी। पूरी तरह से ये लोग उसे कंट्रोल करते थे। इसी दिन प्रतिभा के पिता अभिषेक और इसके माता पिता के ऊपर कत्ल का केस दर्ज करवाते हैं। सेक्शन 302 यानी कत्ल और 304B यानी दहेज की वजह से हुई मृत्यु के तहत रिपोर्ट लिखाई गई। या तो अभिषेक ने कत्ल किया है या उसे खुदकुशी करने को मजबूर किया गया, ऐसा प्रतिभा के पिताजी का कहना था। प्रतिभा की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो सिर्फ डिपेंडेंट लड़की थी। 5 साल लखनऊ में रही, 6 साल दिल्ली में रही, सब कुछ अकेले ही मैनेज किया। खुद से कमा धमा रही थी, मेंटली स्ट्रांग थी। आखिर वो खुद से खुद की जिंदगी क्यों समाप्त करेगी। 9 अक्टूबर की रात में प्रतिभा का पोस्टमार्टम होता है। 4 डॉक्टर्स की टीम ने यह काम किया। पोस्टमार्टम से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। मृत्यु का कारण बताया गया दम घुटना यानी सांस लेने में दिक्कत होना, लेकिन इससे पहले प्रतिभा के साथ मारपीट हुआ था। किसी लाठी से शरीर पर वार किए गए थे। हाथों और कलाई पर रेजर ब्लेड के 14 निशान, गले पर 3 निशान। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लाठी के 20 छोटे बड़े निशान पाए गए। साथ में स्ट्रगल के भी निशान मिले, जैसे मारपीट के दौरान विरोध करते वक्त होता है। इसके अलावा एक और चीज सामने आई। प्रतिभा गौतम 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। आखिर कोई शादीशुदा औरत जो काम करती है, माँ बनने वाली है, वो खुद की जान क्यों लेगी। अगर मान ले कि इसने ऐसा किया भी है तो इसके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए, हाथों पर ब्लेड से काटने के निशान कैसे पड़े। मनु अभिषेक बार बार बयान को बदल रहा था और पुराने बयान को दोबारा बोलने से भी झिझक रहा था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस का शक अभिषेक पर और भी गहराता है। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। पुलिस को हर एक कदम फूक फूक कर रखना था क्योंकि मनु एक वकील था, साथ में इसके पिता एक रिटायर्ड जज थे, बहनोई भी जज थे। सब कुछ देख कर चलना था। अभिषेक की जुडिशियल कस्टडी के लिए इसे कोर्ट में पेश करते हैं। वैसे आमतौर पर 7 से 14 दिनों की कस्टडी मिलती है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि केवल 7 ही घंटे की कस्टडी मिली। उधर पोस्टमार्टम करने के बाद प्रतिभा का शव परिजनों को सौंप देते हैं। उरई में जैसे कोहराम मच गया। प्रतिभा के माता पिता, भाई बहन सब लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। इन्होंने पहले ही शादी से मना किया था। प्रतिभा के परिवार कहने लगे कि पता नहीं मनु और उसके परिवार ने कौन सा जादू किया था कि प्रतिभा ने उससे शादी कर ली। कभी कभार जब भी उसका फ़ोन आता था तो वो दुखी लगती थी। बहन जब भी उससे कुछ पूछती तो ये बताती नहीं थी। इस हद तक वो बेटी को कंट्रोल कर रहे थे। इधर पुलिस अभिषेक से पूछताछ शुरू कर देती है। प्रतिभा के फ़ोन को लेकर उसकी जांच करते हैं। अभिषेक का फ़ोन भी ले लिया गया। इस आदमी के फ़ोन से प्रतिभा और इसकी व्हाट्सएप चैट मिली। इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आईं।
लगा कि प्रतिभा और अभिषेक में झगड़ा चल रहा था। अभिषेक ने व्हाट्सएप चैट में देख लेने और ना छोड़ने की धमकी भी दी थी। अभी तक जो भी सबूत सामने आ रहे थे, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो या टेक्निकल एविडेंस हो या कुछ और, सब कुछ अभिषेक के खिलाफ था। पुलिस ने अपने तरीके से इससे पूछताछ शुरू कर दिया। केवल कुछ ही घंटों में ये स्वीकार कर लेता है कि प्रतिभा के कत्ल के पीछे इसका ही हाथ है। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? एक प्रेग्नेंट वाइफ का कत्ल क्यों किया? मोटिव क्या हो सकता है? अभिषेक पुलिस को सब कुछ बताता है। बात तब शुरू होती है जब प्रतिभा से इसने शादी की। प्रतिभा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। जब दोनों ने एग्जाम दिया तो उसमें से एक का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे का नहीं होता। मनु अभिषेक ने मान लिया कि इसकी किस्मत में वकील बनना ही लिखा हुआ है, पर इसकी पत्नी एक जज बन चुकी थी। ये सब तो बात की बात है। शादी के बाद दोनों कानपुर के आवास में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शादी के 7 से 8 महीने के बाद प्रतिभा ने अभिषेक को खुशखबरी दी कि तुम पिता बनने वाले हो और ये माँ बनने वाली है। प्रतिभा अक्टूबर में 3 से 3.5 महीने की गर्भवती थी। इस खुशखबरी से अभिषेक को उतना फर्क नहीं पड़ा, पर प्रतिभा बहुत खुश थी। इसने अपनी माँ को बताया। लगा कि अब शायद मायके वाले अभिषेक को अपना लें। माँ अपनी बेटी की खबर सुनकर बहुत खुश होती हैं, ये मिलना चाहती थीं। उधर अभिषेक के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थीं कि इसकी पत्नी इससे बड़े पद पर है, उसका रुतबा है, उसके घर वाले भी दामाद नहीं मान रहे हैं, ऊपर से एक बच्चा भी आने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये थोड़ा रंगीन मिजाज का था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, मज़े करता था। बच्चा होगा तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, नई जिम्मेदारी आ जाएगी, ये आज़ादी से मौज मस्ती नहीं कर पाएगा। मोटे मोटे तौर पर देखे तो अभिषेक बच्चा नहीं चाहता था। इसने प्रतिभा से बोला कि बच्चा गिरा दो, अभी हम दोनों का करियर शुरू हुआ है, करियर पर ही फोकस करना चाहिए, बच्चे के बारे में आगे सोचेंगे। प्रतिभा बच्चे की खबर से बहुत खुश थी। ये जिंदगी में आगे बढ़ने, माँ बनने को तैयार थी। इसने बच्चा गिराने से साफ साफ इनकार कर दिया। इन सब कारणों के चलते दोनों में झगड़े भी होने शुरू हो जाते हैं। अभिषेक पहले से ही पत्नी को उसके माता पिता से बात करने से रोकता था, अब तो और भी स्ट्रिक्ट हो गया। भले ही प्रतिभा बाहर एक जज थी, लेकिन घर के अंदर एक पत्नी थी। अपने घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करती है, मिलती भी नहीं है। 7 अक्टूबर को प्रतिभा की माँ ने बेटी से बोला कि ये तुमसे मिलना चाहती हैं। जब ये बात अभिषेक को पता चला तो ये अपनी पत्नी को बहुत डांटता है कि तुम उन लोगों से क्यों बात कर रही हो, बात करने से पहले मुझसे परमिशन लेना चाहिए था। आखिर कितने दिन प्रतिभा अपने पति का जुल्म सहन करती रहे। इसने बोला कि अपना बच्चा नहीं गिराएगी और ना ही अपने परिवार से बात करना बंद करेगी। 1 अक्टूबर को मनु अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन घूमने के लिए गया था और यहाँ 7 अक्टूबर को अपनी पत्नी पर इस तरह का मानसिक प्रेशर बना रहा था। खुद तो घूम फिर रहा था, लेकिन पत्नी को परेशान कर रहा था। दोनों व्हाट्सएप चैट पर भी बातें करते थे, लड़ते थे, बच्चा गिराने की बात होती थी, कॉल पर भी होती थी और चैट्स में भी होती थी। 7 अक्टूबर को इनकी लड़ाई हुई। प्रतिभा ने बोला कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। अभिषेक ने बोला मत आओ। 8 अक्टूबर को अभिषेक हिल स्टेशन से दिल्ली आने वाला था। इधर पत्नी को तकलीफ देकर पति घूमने के लिए कैसे जा सकता है। 8 अक्टूबर की शाम में प्रतिभा ट्रेन से दिल्ली पहुंची। अभिषेक इन्हें लेने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया। इसने अपनी कार से प्रतिभा को पिक किया। दोनों पहले से ही एक दूसरे से नाराज थे। गाड़ी में दोनों की भीषण लड़ाई हुई। प्रतिभा रास्ते में ही उतरकर वापस कानपुर के लिए निकल जाती है। पति ने भी छोड़ दिया, जहाँ जाना है जाओ। फिर अभिषेक के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि ये भी कानपुर के लिए निकल गया, बाई रोड अपनी कार से। 8 से 9 घंटों तक ड्राइव करने के बाद ये कानपुर आया। 5 से 5:30 बजे के बीच ये सर्किट हाउस कॉलोनी में आया। वैसे इस कॉलोनी में पड़ोस में क्या क्या हो रहा है किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई भनक नहीं होती है, कोई शोर शराबा भी नहीं सुनाई देता है। जिस फ्लैट में प्रतिभा रहती थी उसके निचले वाले फ्लैट में एक रिपोर्टर ने डोरबेल बजाया, ये देखने के लिए कि इन्हें कत्ल के बारे में कुछ पता है या नहीं। पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। आसपास क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। खैर अभिषेक प्रतिभा के फ्लैट में पहुंचा। दोनों झगड़ा करते हैं। अभिषेक ने डंडे से प्रतिभा की पिटाई की, फिर एक रेजर ब्लेड से शरीर पर वार किया, गले पर भी किया। प्रतिभा विरोध करती है और जमीन पर गिर जाती है। लगा कि इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। फिर अभिषेक ने प्रतिभा के पहने हुए दुपट्टे से इसका गला दबाया। थोड़ी ही देर में प्रतिभा ने अपना दम तोड़ दिया। इसे खुशी का रूप देने के लिए अभिषेक दुपट्टे से फंदा बनाकर लड़की को पंखे से टांगने की कोशिश करता है, पर यह असफल रहा। फिर इसने वहीं शॉ को नीचे लिटा दिया और वेट करने लगा। इसी दौरान इसने प्रतिभा के फ़ोन को लिया और व्हाट्सएप की सारी चैट्स मिटा देता है। मोबाइल फ़ोन में मौजूद सारे सबूत मिटा दिए, पर यह अपने फ़ोन के साथ ऐसा नहीं करता है, ये भूल गया। कत्ल से 3-3.5 घंटों के बाद 9 बजे ये कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन जाता है। जिस लड़की ने जिसके लिए अपने परिवार से बगावत की, जो मां बनने वाली थी, 3 महीने की गर्भवती थी, उसका ही कत्ल कर दिया। मौका वारदात से दुपट्टा बरामद हो गया, लेकिन जिस ब्लेड से काटे गए वो नहीं मिला। वैसे कत्ल करने से पहले ही अभिषेक ने काम करने वाली मेड और प्रतिभा के ड्राइवर को छुट्टी पर भेज दिया था। इसका मतलब ये कई दिनों से कत्ल की प्लानिंग कर रहा होगा। प्रतिभा के पिता द्वारा लिखाए गए रिपोर्ट्स के अनुसार अभिषेक को मेन अक्यूज्ड और इसके माता पिता को को अक्यूज्ड बनाया गया।
मनु के व्हाट्सएप चैट से कत्ल का मोटिव पता चलता है कि ये बच्चा नहीं चाहता था, पत्नी से अक्सर झगड़ा करता था। वैसे मनु अभिषेक पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन इसके माता पिता फरार हो गए। इनके खिलाफ कोर्ट ने अनबेलेबल वारंट जारी करने और कुर्की के आदेश दिए। फिर अभिषेक के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हें कानपुर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश देती है। 18 अक्टूबर को दोनों भागे हुए आरोपी सीएमएम कोर्ट में पेश होते हैं। आगे अभिषेक सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बेल की अर्जी लगाता है, लेकिन सभी ने इसे मना कर दिया। 2022 आते आते अभिषेक को जेल में करीब 5 साल हो गए। अप्रैल 2022 में हाई कोर्ट अभिषेक को जमानत पर बाहर कर देती है। अभी ये केस कानपुर सेशन कोर्ट में चल रहा है, फैसला आना बाकी है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।